नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ लैन? लैन किसको बोलेंगे हम लोग? लैन क्या है कि जैसे एक लोकल एरिया नेटवर्क। हाँ, वेरी गुड, लोकल एरिया नेटवर्क है, जिसमें हम एक छोटा नेटवर्क में, मतलब मे बी लाइक इन ऑफिस और एनी ऑर्गेनाइजेशन, उसके पास कुछ कुछ पीसीज हैं जिससे आपस में वो कम्युनिकेट करना चाहते, तो वो क्या, सब होस्ट को कनेक्ट कर दिया उन्होंने आपस में, ठीक है, यूजिंग अ वायर, ठीक है। तो वो क्या है कि अपने जो भी डेटा है आपस में शेयर कर सकते हैं यूजिंग दैट पर्टिकुलर लैन कनेक्शन। तो लोकल एरिया नेटवर्क का जो जुरिस्डिक्शन, उसका एरिया है, वो एक छोटा एरिया होता है। ओके, जैसे मान लो हमारी कॉलेज के अंदर बहुत सारे पीसीज है, ठीक है, एक लैब के अंदर 50 पीसीज है, वो आपस में कनेक्टेड है मतलब हम लोग इसको कनेक्ट करते हैं आपस में वायर्ड कनेक्शन के थ्रू। so that is an ethernet, ठीक है। so today we'll be studying this topic, that is wired LANs. okay, now in case of TCP/IP connection, ठीक है, अब तक हम जो टॉपिक स्टडी कर रहे, डेटा लिंक लेयर स्टडी कर रहे थे। नाउ देयर इज नो पर्टिकुलर स्टैंडर्ड विद रिस्पेक्ट टू लैंस इन केस ऑफ टीसीपी/आईपी। उसने कि तुमको ऐसा कोई एकदम प्रोटोकॉल, एक खास कोई प्रोटोकॉल डिफाइन नहीं किया है कि भाई डेटा लिंक लेयर पर या नेटवर्क फिजिकल लेयर पर ये कोई पर्टिकुलर हम मतलब प्रोटोकॉल यूज करेंगे, ऐसा नहीं था। सो इट कैन ऑफ कोर्स एक्सेप्ट ये बहुत सारे दूसरे नेटवर्क जो है, यानी ये टीसीपी/आईपी के अंदर जैसे हम देखते हैं नेटवर्क लेयर है, ठीक है, इसके नीचे यहाँ पे डेटा लिंक लेयर है, इसके नीचे फिजिकल लेयर है। तो देयर कैन बी वेराइटीज ऑफ प्रोटोकॉल्स एट द नेटवर्क लेयर। तो ये काफी प्रोटोकॉल्स को सपोर्ट करता है, ठीक है, मगर यहाँ पर कोई ऐसा स्टैंडर्ड नहीं है कि यही होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, सो तो हमको जो आज टॉपिक स्टडी करना है, दैट इज इथरनेट प्रोटोकॉल। नाउ दिस प्रोटोकॉल, इथरनेट प्रोटोकॉल, ये मतलब एक हमें एक तरीका बताता है जिससे हम जो है लैंस को मतलब क्या बोलते हैं, पीसीस को कनेक्ट कर सकते हैं, ओके, यूजिंग दिस पर्टिकुलर प्रोटोकॉल। नाउ हाउ दिस केम इनटू एग्जिस्टेंस? तो एक प्रोजेक्ट था IEEE प्रोजेक्ट 802, ठीक है, IEEE प्रोजेक्ट 802। तो ये प्रोटोकॉल के अंदर हम मतलब देखेंगे कि क्या क्या जरूर, मतलब हाउ डू वी डिजाइन दिस इथरनेट। इसने मतलब ये प्रोजेक्ट के थ्रू दिस शोड अस हाउ टू इम्प्लीमेंट द इथरनेट प्रोटोकॉल। तो इसके अंदर बहुत सारे स्टैंडर्ड्स बने शुरुआत में, आई थिंक 1980s के अंदर कुछ जब इसे इम्प्लीमेंट किया गया था। ओके, उसके बाद बहुत सारे चेंजेस आते गए, क्योंकि स्पीड रिक्वायरमेंट जो अभी इतनी स्पीड, अभी और आगे, और अभी ये स्पीड चाहिए, फिर आगे और ये स्पीड चाहिए। तो अलग अलग स्पीड रिक्वायरमेंट्स की वजह से इसके अंदर बहुत सारे चेंजेस आते गए। बट ऑफ कोर्स दिस इम्प्लीमेंटेड टीसीपी के अंदर भी इसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। नाउ दिस IEEE प्रोजेक्ट 802, तो ये 802 जब भी हम बोलेंगे ना, तो वी आर टॉकिंग अबाउट वायर्ड लेंस, दैट इज इथरनेट, ठीक है। नाउ IEEE ने क्या किया, ये जो ये प्रोटोकॉल, इथरनेट प्रोटोकॉल को डिफाइन करने के लिए उसने डेटा लिंक लेयर को दो पार्ट में डिवाइड, दो सब लेयर में डिवाइड किया। वन इज लॉजिकल लिंक कंट्रोल और एक है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ये लास्ट सेक्शन में हमने स्टडी किए थे, ठीक है, बट we studied with respect to the data link layer, not with respect to this particular protocol, ठीक है। तो हम देखेंगे कि ये IEEE ने जो है ना, ये लेयर को दो पार्ट में डिवाइड किया है, लॉजिकल लिंक कंट्रोल और मीडिया एक्सेस कंट्रोल, ठीक है। इसके अलावा IEEE has also created several physical layer standards for different LAN protocols. Now let us see what these two protocols can do for us. Okay, so if we compare, अगर हम कंपेयर करेंगे ना इसको TCP IP या OSI मॉडल को, अगर हम IEEE ने जो स्टैंडर्ड क्रिएट किया उससे अगर हम कंपेयर करेंगे, सो डेटा लिंक लेयर जो हमारे पास यहाँ पे TCP IP पर है, ठीक है ना, वो यहाँ पर ये पर्टिकुलर जैसे मैक लेयर, हम ये इसके अंदर ना इथरनेट मैक है, टोकन रिंग, क्योंकि अलग अलग है ना, इथरनेट मैक है, टोकन रिंग मैक है, टोकन बस, ये सब अलग अलग इससे वो होता है, मैच होता है। और फिजिकल लेयर पर हमारे पास ये सब चीजें हैं। नाउ अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमारे पास ये लॉजिकल लिंक कंट्रोल, ये यहाँ पे लॉजिकल लिंक कंट्रोल है। सो एज वी नो, इन केस ऑफ डेटा लिंक लेयर, डेटा लिंक लेयर की जिम्मेदारी है एक तो फ्लो कंट्रोल प्रोवाइड करना, एक तो एरर कंट्रोल प्रोवाइड करना और फ्रेमिंग प्रोवाइड करना। तो ये तीन जो जिम्मेदारी है, फ्लो कंट्रोल की, एरर कंट्रोल की, एंड अ पार्ट ऑफ फ्रेमिंग, इट इज डन एट द LLC, ठीक है ना। ये लॉजिकल लिंक कंट्रोल की जिम्मेदारी है ये काम करना, ठीक है, बिकॉज हमने स्टडी किया था जब व्हेन वी वर स्टडीइंग दिस डेटा लिंक प्रोटोकॉल, तो डेटा लिंक प्रोटोकॉल की फ्रेमिंग जिम्मेदारी है उसकी,
ठीक है, उसकी फ्लो कंट्रोल उसकी जिम्मेदारी है, एरर कंट्रोल जिम्मेदारी है। तो ये लॉजिकल लिंक कंट्रोल जो है हम ये देखते हैं IEEE के अंदर ये जो लेयर है, इट टेक्स केयर ऑफ द फ्लो कंट्रोल, द एरर कंट्रोल एंड अ पार्ट ऑफ फ्रेमिंग। ठीक है, एंड सम पार्ट ऑफ फ्रेमिंग इज डन बाय दिस मैक लेयर। नाउ व्हाट इज द यूज ऑफ मैक लेयर? कोई बता सकता है मुझे मैक लेयर क्या करता है? लास्ट लेक्चर में स्टडी किए थे, मीडिया एक्सेस कंट्रोल हमने स्टडी किए थे। सो व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैक? मैक क्या करेगा, बता सकते हैं आप? व्हाट विल मैक डू? इसका नाम ही सजेस्ट करता है मीडिया एक्सेस लेयर। सो व्हाट विल इट डू फॉर अस? हमने स्टडी किए थे लास्ट लेक्चर में, CSMA है, क्या करता है CSMA? ये सब हमने लास्ट लेक्चर में प्रोटोकॉल स्टडी किए थे। वो क्या, व्हाट इज द यूज ऑफ दोस प्रोटोकॉल्स? यस, एनीवन? सी मीडिया एक्सेस कंट्रोल जो है ना, ये क्या करेगा, हमारे पास जो शेयर्ड मीडिया है उसको बहुत लोग आप यूज कर रहे हैं ना, वो पर्टिकुलर मीडिया को बहुत लोग एक्सेस कर रहे हैं, तो वो उसको किसको उससे एक्सेस दिया जाएगा, है ना, कौन इसे एक्सेस करेगा? वो जिम्मेदारी ये है इसकी, मतलब मीडिया एक्सेस कंट्रोल की है कि कौन सबसे पहले तो कौन सा एक्सेस मेथड यूज करेंगे। इफ यू रिमेंबर हमारे पास अलग अलग टाइप के एक्सेस मेथड थे, है ना। इसमें एक तो उसमें हमने अलग अलग टाइप के देखा, चैनलाइजेशन देखा था हमने, है ना, और भी अलग अलग टाइप के एक्सेस मेथड्स देखे थे। तो सबसे पहला कौन से टाइप का एक्सेस मेथड यूज किया जाएगा और उसके अंदर कौन सा यूज किया जाएगा? ठीक है ना, जैसे एक रैंडम एक्सेस किया था हमने, रैंडम एक्सेस में CSMA CD CSMA CA है, ठीक है। देन चैनलाइजेशन है, ठीक है ना, और कंट्रोल एक्सेस है। ये तीन टाइप के एक्सेस मेथड में उसके अंदर कौन सा यूज करेंगे? सो दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मीडिया एक्सेस कंट्रोल लेयर। ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी हैव। नाउ हाउ डिड दिस इथरनेट, ये इथरनेट का देखो एवोल्यूशन हम देखेंगे, मतलब इसकी ग्रोथ कैसे हुई। तो शुरुआत में हम देखते हैं कि ये इथरनेट जो था ना, इसको हम स्टैंडर्ड इथरनेट बोलेंगे। इसकी जो स्पीड थी 10 Mbps की स्पीड थी, ठीक है। उसके बाद में कुछ चेंजेस लाने पड़े, मतलब कुछ वजह से भाई स्पीड बढ़ानी है, तो देन इट स्विच टू फास्ट इथरनेट, जिसकी स्पीड 100 Mbps की थी। उसके बाद गीगाबिट इथरनेट, ठीक है। उसके बाद क्योंकि देखो हम देखते आएंगे 10 Mbps से 100 Mbps, उसके बाद 1 Gbps, और अभी अभी फिर ये देखते हैं हम 10 गीगाबिट में 10 Gbps की स्पीड में यूज कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज फॉर वायर्ड टेक्नोलॉजी, वायर्ड के अंदर। सो दिस इज द एवोल्यूशन, है ना। एवोल्यूशन में देखो हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड में जो स्पीड थी 10 Mbps की, बाद में 10 गुना सीधी बढ़ गई, ठीक है ना, ठीक है। और उसके बाद में सीधा और 10 टाइम्स, फिर और 10 टाइम्स, ऐसा बढ़ते गई, ठीक है। दिस आर द 4 जनरेशंस ऑफ इथरनेट। ओके, नाउ लेट अस स्टडी द फर्स्ट वन, दैट इज द स्टैंडर्ड इथरनेट, ठीक है। अब ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी करेंगे, ये बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे देखो ना, ये जो स्टडी करें, ये 4 टाइप के जो ना इथरनेट है। तो हम ये देखेंगे कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स स्टैंडर्ड इथरनेट में है, वही करीब करीब फास्ट इथरनेट में भी रहेगी, और वही गीगाबिट में भी रहेगी, और वही 10 गीगाबिट में भी रहेगी। सब ऑलमोस्ट सेम सेम ही रहेगी, ठीक है ना, ज्यादा फर्क नहीं है, खाली स्पीड का फर्क है, और थोड़ा बहुत मतलब इतना ज्यादा चेंजेस नहीं थे, ठीक है। नाउ व्हाट अबाउट द स्टैंडर्ड इथरनेट? So characteristics of standard Ethernet. Now, in case of characteristic standard, we have the first characteristic is connectionless and unreliable service. ठीक है, तो connectionless का मतलब ये है कि जब भी कोई होस्ट है उसको दूसरे होस्ट से कनेक्ट करना है, तो कोई कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट फेज नहीं होता, ठीक है ना। आपको अगर याद होगा कि दो टाइप के प्रोटोकॉल होते हैं, एक तो कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल होता है, एक कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल होता है। कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल में क्या होगा कि पहले कनेक्शन एस्टैब्लिश किया जाएगा, बाद में डेटा ट्रांसफर होगा, और लास्ट में कनेक्शन को टर्मिनेट किया जाएगा। ये कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल होता है। नाउ इन केस ऑफ कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल क्या होता है, जैसे ये दो हमारे पास होस्ट है, ये किसी वायर से कनेक्टेड है, ठीक है ना, तो यहाँ पर सीधा डेटा ट्रांसफर होगा, कोई कनेक्शन एस्टैब्लिश फेज नहीं रहेगा, ना कनेक्शन टर्मिनेशन फेज होगा। तो इसका मतलब ये कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है ये, ठीक है, इथरनेट। और दूसरा अनरिलायबल है। अनरिलायबल का मतलब ये है कि व्हेन अ पर्टिकुलर होस्ट sends a message or any frame to this particular host, ये इसको पता नहीं होगा कि उसको मिला कि नहीं मिला। हो सकता है कि जो फ्रेम सेंड किया वो फ्रेम जो है ड्रॉप कर दिया गया हो कहीं पर, या लॉस हो गया हो, या फिर करप्ट हो गया हो। इसको ये पर्टिकुलर जो है होस्ट, इसको हो सकता है कि करप्टेड फ्रेम मिला हो,
या फिर उसे फ्रेम ही ना मिला हो जो भेजा गया, तो इसको कुछ पता, मतलब ये सेंडर को कुछ पता नहीं होगा कि डेटा मिला कि नहीं मिला। ओके, तो ये हो जाएगा अनरिलायबल सर्विस। सो वी से दिस इथरनेट इज अ कनेक्शनलेस एंड अनरिलायबल सर्विस। ओके, कनेक्शनलेस का मतलब ये है कि कोई कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट फेज नहीं, ऐसा कनेक्शनलेस का मतलब ये नहीं कि दोनों कोई वायर से कनेक्टेड नहीं, ऐसा नहीं है, दे आर कनेक्टेड थ्रू द वायर, बट द कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट फेज इज नॉट। तो ये जो कनेक्शन वाला बात है वो लॉजिकल कनेक्शन की बात कर रहे हैं, फिजिकल कनेक्शन की बात, फिजिकली तो कनेक्टेड रहेगा, ठीक है। अच्छा, ये बात है कि अनरिलायबल है, तो अनरिलायबल रहेगा तो बहुत बड़े मसले खड़े हो जाएंगे, क्योंकि डेटा तो करप्ट होने के बहुत सारे चांसेस है। तो उसका ये होता है कि अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर हम टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल को देखते हैं तो देयर आर 5 लेयर्स, है ना। ये पहला एप्लीकेशन लेयर है, यहाँ पे नेटवर्क लेयर है, सॉरी ट्रांसपोर्ट लेयर है, ठीक है, बाद में नेटवर्क लेयर है, एंड बाद में डेटा लिंक लेयर है, ठीक है। तो होता क्या है कि अगर मान लो कोई फ्रेम यहाँ पर रिसीव हुआ डेटा लिंक लेयर पर और उसको करप्ट या जो भी है, तो नेटवर्क लेयर पर उसे दिया जाता है ना ऊपर, वो तो ऊपर पास करेगा, फिर नेटवर्क लेयर से ट्रांसपोर्ट लेयर पे जाएगा, ठीक है ना। तो नेटवर्क लेयर पे जो प्रोटोकॉल यूज करता है वो किया जाता है, वो आईपी यूज किया जाता है। आईपी भी अनरिलायबल है, आईपी प्रोटोकॉल भी अनरिलायबल है। यानी क्या अनरिलायबल का मतलब ये है कि अगर कुछ करप्शन हुआ है या कोई चीज लॉस भी उसको पता नहीं चले, मतलब वो बताएगा नहीं, ठीक है। मगर इसके ऊपर जो लेयर है यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर, यहाँ पे कुछ प्रोटोकॉल जैसे जैसे टीसीपी प्रोटोकॉल है, यूडीपी प्रोटोकॉल है, ठीक है। तो हो सकता है कि हम जो है भले ये दो लेयर पर कोई एरर चेक ना करें, मगर यहाँ पर एरर चेक हो सकता है। टीसीपी जो है ना, टीसीपी ये लेवल पर जो है एरर करेक्शन हो सकता है, मतलब एरर डिटेक्शन हो सकता है, और वो जो बताएगा भाई यहाँ पे एरर हुआ है करके, या फिर वो कुछ रिलायबल सर्विस बना सकता है, ठीक है ना। तो हमारे पास बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं, डेटा लिंक लेयर पर भी है, देन नेटवर्क लेयर पर भी है। नेटवर्क लेयर पे तो आईपी यूज करते हैं हम लोग, और इसके अलावा भी प्रोटोकॉल्स हैं। मगर ट्रांसपोर्ट लेयर पे दो तरह के प्रोटोकॉल हम आगे स्टडी करने वाले हैं, एक तो टीसीपी है, एक यूडीपी है। टीसीपी रिलायबल प्रोटोकॉल है, यूडीपी अनरिलायबल प्रोटोकॉल है, ठीक है। तो अगर सपोज ऐसा हुआ कि अगर डेटा लिंक लेयर पर हम जो प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं अगर वो अनरिलायबल है, तो आईपीवी भी अनरिलायबल है, उसके ऊपर अगर यूडीपी यूज करेंगे तो पूरा डेटा जो है, अगर मतलब अगर मैंने कोई तरीका ही नहीं रहेगा हमारे पास एरर चेक करने का, ठीक है। तो हो सकता है कि मे बी एट एप्लीकेशन लेयर पे कोई एरर चेकिंग हो, तो इस तरह से खैर उसे टैकल किया जा सकता है। सो दिस इज द कनेक्शन लेस एंड अनरिलायबल सर्विस है ये। देन फ्रेम फॉर्मेट, ठीक है। इफ यू रिमेंबर हमने फ्रेम फॉर्मेट लास्ट लेक्चर में किए थे, लास्ट टू लास्ट लेक्चर में। सो दिस इज द फ्रेम फॉर्मेट, ठीक है ना। यानी जब भी कोई डेटा पास होगा ना, जैसे मान लो एक हमारे पास एक होस्ट है, ये होस्ट इस होस्ट को एक फ्रेम सेंड करना चाहता है, तो ये डेटा जो है ना, ये डेटा जो मैं ये डार्क ब्लू जो मार्क किया हुआ है, ये डेटा ऊपर से आता है, नेटवर्क लेयर से ये डेटा लिंक लेयर पे आ रहा है। तो डेटा लिंक लेयर क्या कर रहा है, इसके अंदर ये जो है ना, ये हेडर ऐड कर रहा है, ये इसका हेडर है, ठीक है, ये इसका हेडर है जो रेड मार्क कर रहा हूं, और ये इसका ट्रेलर है। ये ऐड करके वो आगे भेजेगा और ये जाएगा रिसीवर के डेटा लिंक लेयर पर। तो रिसीवर क्या करेगा, ये हेडर और ट्रेलर को निकाल के ये डेटा ऊपर अपने नेटवर्क लिंक लेयर पर भेजेगा। ओके, तो अब नाउ सी व्हाट द फ्रेम फॉर्मेट, व्हाट इज द फ्रेम फॉर्मेट ऑफ अ स्टैंडर्ड इथरनेट लुक्स लाइक। तो सबसे पहला जो है ना प्रिएम्बल रहेगा, प्रिएम्बल। नाउ दिस प्रिएम्बल इट कंसिस्ट ऑफ 7 बाइट्स। 7 बाइट्स का मतलब कितने बिट्स हो गए, 7 इंटू 8, तो हो जाएगा 56 बिट्स का रहेगा ये प्रिएम्बल, 56 बिट्स का रहेगा। ये 56 बिट्स कैसे रहेंगे, दे आर अ सीरीज ऑफ ऑल्टरनेटिंग जीरोस एंड वंस, ठीक है, मतलब 1 0 1 0 1 0, ये 56 ऐसे रहेंगे, 1 0 1 0 1 0 करके 56 रहेंगे। इसका मकसद क्या है प्रिएम्बल का, प्रिएम्बल का ये मकसद है कि रिसीवर जो है अपने आप को सिंक्रोनाइज कर दे, ठीक है ना। तो रिसीवर जैसे मान लो सेंडर ने ये 0 ऐसा 1 0 1 ऐसा सेंड कर रहा है, तो रिसीवर को पता चलेगा कि ये एक बिट कितने कितने इसकी क्लॉक कितनी है, एक बिट कितनी देर तक लास्ट करेगा, ठीक है ना। तो ये प्रिएम्बल जो है इट कैन बी यूज्ड फॉर सिंक्रोनाइजेशन एंड अलर्ट द रिसीवर के भाई डेटा आ रहा है, अब जाग जाओ, अब तुझे उसको अलर्ट करने के लिए प्रिएम्बल जो है सेंड किया जाता है, ठीक है। देन और एक बिट, और एक जो है इसके बाद 1 बाइट का SFD, जिसको बोलते हैं स्टार्ट फ्रेम डिलिमिटर, ये सेंड किया जाता है। इसको हम फ्लैग भी बोलते हैं, ठीक है ना। इसका फॉर्मेट कैसा है, 1 0 1 0 1 0, लास्ट में 2 1 1, ठीक है ना। तो ये इसका फॉर्मेट रहेगा।
तो प्रीएम्बल का फॉर्मेट क्या है, 101056 वन, मतलब ऐसा रहेगा 1010 में लगे 50 से रहेगा। उसके बाद एसएफडी रहेगा, एसएफडी में 101010 और लास्ट में 11। ये लास्ट का 11 जो है ना, ये इस बात को बताने के लिए कि अभी अगला जो डेटा आ रहा है, अगला जो आ रहा है वो डेस्टिनेशन एड्रेस है। डेस्टिनेशन एड्रेस इज ऑफ 6 बाइट्स, ठीक है, यानी क्योंकि ये सेंडर किसी को सेंड करना चाहता है ना, तो अगर मान लो हमारे पास ये इथरनेट के अंदर बहुत सारे जो है, सपोज यहाँ पे जैसे मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि मेरे पास यहाँ पे सपोज 4 होस्ट कनेक्टेड है, इसने किसी को डेटा सेंड किया और ये इसको सेंड करना चाहता है, ठीक है ना, तो ये खुद का एड्रेस यहाँ पे सोर्स एड्रेस खुद का डालेगा और डेस्टिनेशन जिसको सेंड करना चाहता है। अब सेंड करने के भी अलग अलग तरीके, यूनिक कास्ट है, मल्टी कास्ट है या ब्रॉडकास्ट है। फिलहाल सपोज यूनिक कास्ट है कि ये जो है इसको डेटा सेंड करना चाहता है, तो क्या करेगा, इसका एड्रेस यहाँ पे रहेगा, क्योंकि ये जो फ्रेम जाएगी ना ये सबको मिलेगी, मगर वो लोग देखेंगे भाई किसका एड्रेस है, अगर खुद का है तो ले लेंगे, नहीं तो उसे डिस्कार्ड कर देंगे। तो ये डेस्टिनेशन एड्रेस क्या रहेगा, ये 6 बाइट का रहेगा, ठीक है। इसका फॉर्मेट क्या है हम आगे देखने वाले हैं। तो यहाँ पर डेस्टिनेशन एड्रेस रहेगा, यहाँ पे सोर्स किसने भेजा है ये, ठीक है ना, ये टाइप रहेगा। ये टाइप के अंदर क्या रहेगा कि जो अपर लेयर, जो नेटवर्क लेयर से जो डेटा आ रहा है, ये अपर लेयर में कौन सा प्रोटोकॉल इसे किसने भेजा है ये, ठीक है ना, कौन से प्रोटोकॉल के थ्रू आ रहा है। यहाँ पे एक्चुअल डेटा रहेगा, ठीक है ना, ये मेन डेटा है, ठीक है ना। जैसे हम किसी को लेटर भेजते हैं तो लेटर के अंदर क्या करते हैं, वो एनवेलप भेजते हैं, तो लेटर मेन है, तो ये लेटर है और बाकी ये सब जो चीज है ना, ये सब इसका एनवेलप है, ठीक है, एनवेलप की डेटा है। एनवेलप के अंदर हम एड्रेस लिखते हैं, ये लिखते हैं, सब अलग अलग चीज लिखते हैं, इसको चिपकाते हैं, ठीक है। तो ये मेन चीज है जो कि उसको नेटवर्क लेयर से मिली है। और ये जो डेटा लेयर क्या कर रहा है, ये सब इसके आस जो है ना हेडर और ट्रेलर ऐड करता है आगे जाने के लिए, ओके। एंड देन सीआरसी, व्हाट इज द यूज ऑफ सीआरसी? yes, what will be the use of CRC? साइक्लिक रिडंडेंसी चेक है ना, ये क्या, ये क्यों, ये 4 बाइट का CRC क्यों इंक्लूड किया गया यहाँ पे, बोलिए। यस, हेलो, व्हाट इज द यूज ऑफ CRC? सीआरसी जो है ना, ये एरर डिटेक्ट करने के लिए काम आता है, ठीक है। ये जो सीआरसी है ना, ये एरर डिटेक्ट करने के लिए काम आएगा कि यहाँ पर जो डेटा सेंड किया गया है, ये पूरे का ये ना, इसके अंदर कुछ एरर तो नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो ये सीआरसी कैलकुलेट करके यहाँ पर पुट किया जाएगा। तो रिसीवर को जब डेटा मिलेगा ना, रिसीवर खुद भी ये चेक करेगा, सीआरसी चेक करेगा, अगर वो सही है तो ठीक है, अगर गलत हुआ तो क्या करेगा, डेटा को डिस्कार्ड कर देगा, ठीक है। तो सीआरसी से एरर डिटेक्ट करने के लिए काम आता है। मगर यहाँ पे देखो, एरर डिटेक्ट तो होगा, ठीक है ना। अगर हम बोलते हैं कि ये अनरिलायबल सर्विस है, तो यहाँ पर रिसीवर को सिर्फ पता चलेगा एरर है, वो खामोशी से डिस्कार्ड कर देगा और उसको सेंडर को बोलेगा नहीं फिर से डेटा भेज, ठीक है। अगर वो बोलता ना कि भाई मुझे फिर से डेटा भेजो, तो ये रिलायबल सर्विस हो जाती। तो रिलायबल और अनरिलायबल का मतलब ये है, रिलायबल सर्विस के अंदर सेंडर को इस बात का इत्मीनान होता है, एश्योरेंस होता है कि भाई इसको डेटा मिला या नहीं मिला। अनरिलायबल सर्विस में सेंडर को पता नहीं चलेगा कि डेटा मिला या नहीं मिला, ठीक है। ये दोनों के अंदर फर्क है। नाउ सी द एड्रेस, ठीक है। नाउ सी एड्रेसिंग कैसा होता है। इथरनेट एड्रेस जो है ना, ये 6 बाइट का, जैसे यहाँ पे मैं बताया आप लोगों को 6 बाइट का है ना, डेस्टिनेशन एड्रेस भी है, सोर्स एड्रेस भी है। तो उसका फॉर्मेट कैसा होता है, तो ये 6 मतलब 6, क्योंकि एक बाइट है ना, 1 बाइट इज ऑफ 8 बिट्स, तो कैसे लिखेंगे हम इसको, 6 into 8 equal to 48 bits. So this address, the Ethernet address consists of 48 bits. तो हम लोग जो है अपनी समझने के लिए, हमारी समझ के लिए, हम उसको जो है ना हेक्साडेसिमल नोटेशन में लिखते हैं। इस तरह से हेक्साडेसिमल नोटेशन है, ठीक है ना। ये एक बाइट है, 4A जो एक बाइट है। ये हेक्साडेसिमल नोटेशन में आपको पता है ना कि 0 1 2 से लेके 9, बाद में A B से लेके F तक हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो अब ये 4A डेटा है, ये 4A है ना। तो हर नंबर जो है 4 बिट का है, ये 4 बिट का, ए 4 बिट का है, ये 4 बिट, ये 4 बिट, तो ये हो गए 8 बिट, ठीक है ना। वैसे 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 8 48 बिट्स हो गया। गेटिंग माय पॉइंट क्लास? हेलो, हाँ, ये एड्रेस जो है 48 बिट्स का है। वेरी गुड। तो अब देखो, एड्रेस जो है ना, 3 तरह के एड्रेसेस हो सकते हैं, मतलब जो सेंड करने वाला, अगर जैसे मान लो एक सेंडर तो हमेशा एक ही रहेगा, मगर रिसीवर जो है, रिसीवर एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, और सब के सब होस्ट भी हो सकते हैं। जैसे मान लो आपकी क्लास है,
मैं किसी एक को बोल रहा हूँ, है ना, भाई तनवीर से बात कर रहा हूँ मैं, तनवीर भाई, तनवीर को मैं ये बात बोलना चाह रहा हूँ, तो वो यूनिक कास्ट हो जाएगा, ठीक है ना। मल्टीकास्ट कब होगा, भाई जुबैर है, तनवीर है और फिजा है, इन लोगों को मैं ये तीन लोगों से बात कर रहा हूँ एक साथ, तो मैं मतलब मैं एड्रेस कर रहा हूँ, तो दैट इज मल्टीकास्ट। ब्रॉडकास्ट कब होगा, पूरी क्लास को मैं मतलब एड्रेस कर रहा हूँ, तो दैट इज अ ब्रॉडकास्ट, ठीक है ना। अब कैसे पता चलेगा कि भाई ये यूनिक कास्ट है, क्योंकि ये एड्रेस तो यहाँ पर ये तो इंसानों के नाम तो कॉल नहीं करेगा, तो यहाँ पर तो ये एड्रेस इस फॉर्मेट में रहेगा, ये फॉर्मेट में रहेगा एड्रेस, है ना, या मतलब बाइनरी के फॉर्मेट में रहेगा। तो हमको कैसे पता चलेगा कि ये जो होस्ट है ये यूनिक कास्ट एड्रेस दे रहा है, यानी एक से कम्युनिकेट कर रहा है, या हम कैसे पता चलेगा कि ये जो एड्रेस है यूनिक कास्ट एड्रेस है, मल्टीकास्ट है या ब्रॉडकास्ट है, ठीक है ना। तो देखो इसकी पहचान कैसी है कि ये जो पहला बाइट है, ये पहला बाइट है ना, ये दूसरा बाइट है, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, सिक्स्थ, ठीक है ना। तो पहले बाइट का अगर लास्ट बिट, देखो ये पहला बाइट है ना, इससे 6 बाइट होते हैं ना, तो अगर ये जो बिट है पहले बाइट का राइट मोस्ट बिट, राइट मोस्ट, हाँ, अगर ये 0 है तो यूनिकास्ट है, अगर ये 1 है तो मल्टीकास्ट है, और अगर सब के सब, जितने के सब है ना, जितने सब 1 1 1 है, तो ये ब्रॉडकास्ट है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट क्लास, क्या बोल रहा हूं, समझा आप लोग। अगर कोई होस्ट, है ना, कोई डेटा भेज रहा है, किसी को फ्रेम भेज रहा है, तो फ्रेम के अंदर डेस्टिनेशन एड्रेस रहेगा, और डेस्टिनेशन एड्रेस 6 बाइट का रहेगा, 6 बाइट का, यानी 48 बिट्स का रहेगा, खैर ये 6 बाइट का रहेगा। तो पहले बाइट का अगर राइट मोस्ट वाला बिट अगर 0 है तो एड्रेस यूनिक कास्ट है, मतलब वो किसी एक को ही जा रहा है। अगर ये 1 है, बाकी सब 1 नहीं है, बाकी 0 1 भी कुछ भी रहेंगे, मगर सब 1 नहीं, सिर्फ यही ये 1 है, ये वाला 1, ठीक है ना, बाकी कुछ भी है, ठीक है ना। तो ये जो हो जाएगा ये मल्टीकास्ट हो जाएगा, मतलब ये क्या कर रहा है, ये डेटा एक से ज्यादा होस्ट को भेज रहा है। और अगर सब 1 रहेंगे, सब अगर 1 1 1 1 सब 1 1, जितने भी सब के सब 48 के 48 सब अगर 1 रहेंगे, तो ये ब्रॉडकास्ट रहेगा। अंडरस्टूड क्लास, समझ में आया आप लोगों को। यस और यस जीरो रहेगा हाँ, तो अब यूनिकास्ट है, क्या बोल रहे हो। और यूनिकास्ट मतलब जीरो रहेगा तो ना। हाँ, ये ना, ये नंबर देखो, ये वाला ये वाला बिट, ये वाला बिट अगर 0 रहेगा तो यूनिक है। देखो यहाँ पे एग्जांपल दिया है। अब आप लोग मुझे बताओ, डिफाइन द टाइप ऑफ फॉलोइंग डेस्टिनेशन एड्रेस। अभी हमको ये एड्रेस दिया हुआ है, किसी होस्ट ने ये एड्रेस दिया है, तो अभी हमको ये फाइंड करना है कि ये जो एड्रेस है ये यूनिकास्ट है, मल्टीकास्ट है या ब्रॉडकास्ट है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको लेंगे, कौन से वाले को, लेफ्ट मोस्ट, ये 4A को ले लो, 4A को, और 4A को बाइनरी में लिखो। तो 4 का बाइनरी हम लिखेंगे और 1 का बाइनरी लिखेंगे। 4 का बाइनरी 0100 और A का है 1010। अब आप लोग बताओ ये यूनिकास्ट है, मल्टीकास्ट है कि ब्रॉडकास्ट है। यूनिकास्ट यूनिकास्ट, बिकॉज दिस इज 0, है ना, ये 0 ना, ये यूनिकास्ट हो जाएगा, ठीक है। नाउ लेट अस टेक द सेकंड एड्रेस, ठीक है। अब सेकंड एड्रेस में क्या दिया, 4, ये एड्रेस दिया है। हमको फाइंड करना है कि यूनिकास्ट है, मल्टी है कि क्या बोलते हैं, ब्रॉडकास्ट है। तो क्या करेंगे, 4 7 को लेंगे, इसका बाइनरी, तो 4 का बाइनरी अगेन 0100 और 7 का हो जाएगा 0111। अब बताइए ये यूनिकास्ट है, मल्टीकास्ट है कि ब्रॉडकास्ट है। मल्टीकास्ट हाँ, मल्टीकास्ट, बिकॉज दिस इज 1, मल्टीकास्ट है ना, समझे ना सब लोग। ये मल्टीकास्ट क्यों है, ये मल्टीकास्ट इस वजह से है कि ये बाइट के अंदर ये लास्ट राइट मोस्ट बिट जो है इसका 1 है। ओके, नाउ लेट अस टेक द लास्ट वन। लास्ट वन है FF है ना। अभी FF का मतलब जो है, F मतलब 4 1, ये F मतलब 4 1। अब नेचुरल बात है कि सब FF है, तो सब के सब 1 ही 1 है, तो क्या, कौन सा एड्रेस हो जाएगा, ये ब्रॉडकास्ट ये ब्रॉडकास्ट हो जाएगा। समझे आप लोग कैसे फाइंड करेंगे, है ना। अगर हमारे पास कोई लैन एड्रेस दिया हुआ है ना, कोई मतलब कोई किसी होस्ट ने किसी को डेटा से फ्रेम सेंड कर रहा है, तो ब्रॉडकास्ट एड्रेस में अगर ये बिट 1 रहेगा या 0 रहेगा या सब 1 रहेंगे, उसके मुताबिक वो यूनिकास्ट, मल्टी ब्रॉडकास्ट या मल्टीकास्ट हो जाएगा। ओके, हाँ। नेक्स्ट, हाउ टू इम्प्लीमेंट दिस, ठीक है ना। अभी हम आगे बढ़ने से पहले दूसरे इथरनेट, फास्ट इथरनेट और गीगाबिट और 10 गीगाबिट इथरनेट स्टडी करने के पहले हम ये देखेंगे इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है। तो एक सिंपल वे में देखो, ये कोएक्सियल केबल से इम्प्लीमेंट किया गया है ना। इतने सारे जो हमारे पास ये जो होस्ट हैं, ये सबको हमने जो है एक कोएक्सियल केबल से बस टोपोलॉजी से कनेक्ट किया है ना। बस टोपोलॉजी है ना, एक सिंगल वायर इज रनिंग
एंड हियर वी हैव वन होस्ट, अनदर होस्ट, ऐसे अलग अलग होस्ट यहाँ पे कनेक्टेड है। तो ये बस टोपोलॉजी से कनेक्ट किया। यहाँ पर और एक टोपोलॉजी यूज किया, ये स्टार टोपोलॉजी बोलते हैं। स्टार टोपोलॉजी में हमारे पास एक हब रहेगा, हब, ठीक है, और वो हब से सब के सब होस्ट ऐसे कनेक्टेड रहेंगे। आपने देखा होगा अपनी कॉलेज के लैब, आप कॉलेज तो आया नहीं खैर, कॉलेज के हम अक्सर जगह पे जो लैब में यूज किया जाता है, हब यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये दिस इज हाउ वी हैव, दिस इज हब कनेक्शन, ठीक है। ये दो तरह की टोपोलॉजी हम यूज कर सकते हैं यहाँ पर फिलहाल, ये दो तरह की टोपोलॉजी दिया गया है जिससे इथरनेट को इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इथरनेट, है ना। इथरनेट को इम्प्लीमेंट करने के लिए अब ये जो हम जो स्टैंडर्ड इथरनेट का है ना, ये इसको देखो इस तरह से डिनोट करते हैं 10, इसके 4 तरह के इम्प्लीमेंटेशन है, ठीक है। ये इथरनेट जो है ना, हमने जो बोल रहे हैं स्टैंडर्ड इथरनेट को, इसके 4 तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। पहला है 10/5, दूसरा 10/2, फिर 10/T, 10/F, ठीक है ना। अब इसको नाम इसलिए दिया गया, ये इसके अंदर हम थिक कोएक्सियल केबल यूज करते हैं, इसमें थिन कोएक्सियल केबल यूज करते हैं, ठीक है ना। इसमें ये 2 UTP अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर, और ये फाइबर वाला है। अब देखो इसकी सबकी रेंज अलग अलग रेंज है, यू कैन सी द रेंज, यानी रेंज किसकी कितनी है। तो अगर मान लो हम 10/5 यूज करते हैं तो 500 मीटर की रेंज है। 500 मीटर मतलब क्या है कि अगर हमारे पास एक होस्ट यहाँ पर है और हम उसको थिक कोएक्स के साथ कनेक्ट करते हैं तो 500 मीटर तक ये कनेक्ट हो जाएगा। 500 मीटर के ज्यादा जाएंगे ना तो डेटा करप्ट हो जाएगा, हमें और एक मतलब कुछ यहाँ पर रिपीटर वगैरह रखना पड़ेगा। तो 500 मीटर तक सिंगल वायर कनेक्ट कर सकते हैं एक दो होस्ट के बीच में, ठीक है ना। अगर हम 500 से ज्यादा जाएंगे तो डेटा करप्ट हो जाएगा, मतलब डेटा इतना दूर नहीं जा पाएगा वायर के थ्रू भी, ठीक है। दूसरा है थिन कोएक्स, ठीक है ना। थिन कोएक्सियल केबल जो है उसकी रेंज 185 मीटर की है। मतलब क्या है कि अगर हमारे पास एक होस्ट यहाँ पर है तो दूसरा होस्ट ज्यादा में ज्यादा 185 मीटर है, नॉट किलोमीटर, ये मीटर है, मीटर। तो 185 मीटर, क्योंकि लैंड तो ऐसे भी तो ज्यादा डिस्टेंस पे रहता नहीं है, 500 मीटर तो बहुत ज्यादा हो जाएगा खैर। तो 185 मीटर तक हम दो होस्ट को कनेक्ट कर सकते हैं। इससे ज्यादा करेंगे तो फिर मतलब डेटा जा नहीं पाएगा। और ये अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर में 100 मीटर की रेंज है, और फाइबर वाला 2000 मीटर, मतलब 2 किलोमीटर तक हम कनेक्ट कर सकते हैं। आर यू गेटिंग माय, आपको डेटा समझ में आया सबको? हेलो, आई होप यू अंडरस्टूड दिस, ठीक है। Yes, sir. सो ये 10/5 को थिक इथरनेट बोलते हैं, थिक नेट भी कहा जाता है, ठीक है ना। ये जैसे यहाँ पर एक केबल हमारे पास है, यहाँ पर ये एक एंड ये कि यहाँ पर है, तो इसको हम ऐसा 500 मीटर का लंबा वायर कनेक्ट कर सकते हैं जिसमें बहुत सारे होस्ट ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सर्वर भी कनेक्ट कर सकते हैं। देन वी हैव दिस अनदर टाइप जिसको हम थिन इथरनेट बोलते हैं, जो मैं आपको बताया, ये इसका स्पेसिफिकेशन है। देन वी हैव ट्विस्टेड पेयर इथरनेट, ये इसका स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है, अलग अलग सबका स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है। 100 मीटर की रेंज है, इसकी अलग रेंज है, 185 की है। एंड देन फाइनली वी हैव दिस फाइबर इथरनेट, जो 10/F जो था ना, 10/F, ये इथरनेट, इसके अंदर फाइबर ऑप्टिक यूज किया जाता है। तो इसकी रेंज जो है इट इज अराउंड 2 किलोमीटर या 2000 मीटर इसकी रेंज है, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट द स्टैंडर्ड इथरनेट, ठीक है। नाउ बिफोर गोइंग टू द मोर हायर स्पीड, हम दूसरे आगे बढ़ने से पहले और भी कुछ चीजें देखेंगे, वो सम चेंजेस इन द स्टैंडर्ड। जैसे हम देखते हैं ब्रिज इथरनेट, देखते हैं ब्रिज इथरनेट। नाउ व्हाट इज इनको ब्रिज इथरनेट, तो इसको ध्यान से सुनो। क्या होता है, सपोज हमारे पास एक ये हमारे पास मान लो ये एक इथरनेट कनेक्शन है, यहाँ पे ब्रिज यूज नहीं कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि सपोज ये होस्ट को कुछ डेटा सेंड करना है किसी को, और दूसरा ये होस्ट है, इसको भी कुछ डेटा सेंड करना है किसी को। अब ये पूरी जो कैपेसिटी है ना हमारे पास, ये इथरनेट की कैपेसिटी ये 10 MBPS की है, 10 मेगाबिट्स पर सेकेंड की है, ठीक है। मगर मसला ये हो रहा है ना कि ये जब सेंड कर रहा है तो ये सेंड नहीं करेगा, और जब ये सेंड करेगा तो ये सेंड, दोनों एक साथ सेंड तो नहीं कर पाएंगे ना, दोनों का सेंड करेंगे तो कोलिजन हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो रहा है कि जब ये सेंड कर रहा है ना, ठीक है, तो ये सेंड नहीं कर रहा, और जब ये सेंड कर रहा है तो ये सेंड नहीं कर रहा है। तो सपोज ऐसा है कि पहले ये सेंड किया, इसका काम हो गया, फिर इसने सेंड किया, इसका काम हो गया, इसने सेंड किया, एक एक करके मान लो अगर ऐसा सेंड करते जा रहे हैं, तो इसमें हम क्या देखते हैं कि जैसे ये यहाँ पे देखो डायग्राम दिया हुआ है। तो पहले स्टेशन ने एक फ्रेम सेंड किया, 10 MBPS की स्पीड से सेंड किया, बाद में रुक गया, यहाँ पे सेंड नहीं किया, तो इस दौरान में इसने सेंड कर दिया, फिर ये रुका, इसने सेंड किया, ठीक है, ये फिर ये रुका, इसने सेंड किया, तो एक के बाद सेंड करते जा रहे हैं। नाउ व्हाट हैपेंस इन दिस केस, इसमें क्या हो रहा है एक्चुअली कि
हमारे पास ये जो लिंक है ना, इसकी स्पीड तो 10 Mbps की स्पीड है, मगर ऑन एन एवरेज सिर्फ ये स्टेशन को 5 की स्पीड मिल रही है। 5 की स्पीड क्यों मिल रही है? क्योंकि देखो ये जो टाइम पीरियड है, ये पूरे टाइम पीरियड में इसमें मतलब यहाँ पे सेंड किया 10, यहाँ पे सेंड किया 0, तो क्या होगा 10 + 0 डिवाइड बाय 2 विच इज 5, है ना। तो ऑन एन एवरेज जो स्पीड मिल रही है इसको 5 Mbps की मिल रही है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हेलो, यस सर। है ना। Yes, sir. हालांकि स्पीड तो इसकी जो है ना, ये लिंक की स्पीड 10 Mbps की है, मगर ये दोनों होस्ट अलग अलग देखने जाएंगे, अपने अपने नजरिए से देखने जाएंगे, तो इनको जो स्पीड मिल रही है वो 5 Mbps की स्पीड मिल रही है, क्योंकि यहाँ पे सेंड करने मिला, यहाँ नहीं मिला। तो ऑन एन एवरेज ये पूरा देखेंगे तो 5 Mbps की मिला। अच्छा, ये तो 2 सेंड कर रहे हैं, अगर 2 से ज्यादा सेंड करेंगे तो और स्पीड कम हो जाएगी। तो ये जो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अगर हम ब्रिज यूज करेंगे, ब्रिज, अब देखो ब्रिज यूज करने में क्या हो रहा है कि यहाँ पर हमारे पास एक ब्रिज है, तो हमने ये लैन को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक ये लैन यहाँ पर है, ये दूसरा लैन हमारे पास यहाँ पर है, ठीक है। तो क्या होगा, ब्रिज ब्रिज यूज करने से क्या होगा, अगर मान लो कोई ये जो है ना, ये पर्टिकुलर होस्ट है, इसको डेटा सेंड करना है, ठीक है ना, और उसी वक्त में अगर इसको डेटा सेंड करना है, ठीक है ना, अगर इसको सपोज इसको डेटा सेंड करना है, ठीक है ना, और सपोज इसको डेटा सेंड करना है, तो ब्रिज क्या करेगा, ब्रिज जो है इसका डेटा यहां जाने नहीं देगा। ब्रिज को पता है कि ये होस्ट जो है इससे कम्युनिकेट कर रहा है। तो यहां पर क्या होगा, ये केस में हमको फायदा ये मिलेगा कि हर होस्ट को पूरी की पूरी स्पीड यूटिलाइज कर, पूरी की पूरी कैपेसिटी यूटिलाइज करने मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर ये जो होस्ट है ना, ये मान लो इससे कम्युनिकेट कर रहा है, ठीक है ना। तो ये जो एड्रेस जो भी डेटा सेंड करेगा, ये तो यहाँ तक फैलेगा। अब ब्रिज को पता है कि ये डेटा यहाँ पर किसी के लिए नहीं है ना। तो ब्रिज को जो है ये हर होस्ट का पता है। जैसे मान लो अगर मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, मैं नंबर दे देता हूं सबको, ठीक है, नंबर देता हूं मैं, सपोज एड्रेस ये नंबर है, जैसे 1 2 3 4 5 6, ये 7 8 9 10 11 12, सपोज ये सबका नंबर है। सपोज 1 जो है ये 4 से कम्युनिकेट कर रहा है, ठीक है ना। तो जब डेटा सेंड करेगा तो पूरे इसमें फैलेगा, और ब्रिज देखेगा, ब्रिज ये देख रहा है कि भाई ये डेटा 1 से आ रहा है 4 पे जा रहा है। अब 4 तो यहाँ पर है नहीं, यहाँ पर इस तरफ नहीं, तो ये जाने नहीं देगा, यहाँ पर यहीं पे रहने देगा, डेटा को आगे बढ़ने नहीं देगा, ठीक है ना। सपोज उसी दौरान में अगर 12 जो है, 12 ये 7 से कम्युनिकेट कर रहा है, तो 12 ने जो डेटा भेजा, फ्रेम सेंड किया, वो 7 के नाम पे सेंड किया। अब ब्रिज के हाथ में भी, क्योंकि ब्रिज के पास भी जाएगा डेटा, ब्रिज देखेगा कि 7 लेफ्ट साइड पे तो है नहीं, तो जाने नहीं देगा। तो यहाँ पर ये है ना, ये फुल कैपेसिटी में आपस में कम्युनिकेट करेंगे लोग, और पूरी की पूरी कैपेसिटी जो ये लोग यूज कर सकते हैं, है ना। हाँ, अगर ये है कि एक स्पेशल केस क्या हो सकता है कि हाँ, अगर ऐसा हुआ ना कि ये जो है डेटा अगर किसी इसको सेंड कर रहा है तो ब्रिज के थ्रू जाएगा, तो फिर वो एक स्पेशल केस हो जाएगा। मगर अगर ये ऐसा हो कि यहाँ वाला यहाँ से कम्युनिकेट नहीं कर रहा, आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं यहाँ पर, तो फिर वो इतना बड़ा मसला नहीं आएगा, ठीक है। तो ब्रिज से क्या हो जाएगा, हमारे पास अच्छी खासी मतलब यूटिलाइजेशन अच्छा हो जाएगा पूरे सिस्टम की स्पीड का, ठीक है। अब देखो कोलिजन डोमेन, कोलिजन डोमेन यहाँ पे देखो अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। ये केस में कोलिजन डोमेन का मतलब कितना एरिया ऑफ कोलिजन कहाँ हो सकता है। तो ये देखो, ये पूरा एरिया जो मार्क किया है ना, ये कोलिजन डोमेन है। तो कोलिजन डोमेन का मतलब ये है कि अगर ये भी किसी से कम्युनिकेट करेगा तो पूरा का पूरा डेटा फैलेगा, किसी से भी कोलिजन हो सकता है। अभी अगर हमने ब्रिज यूज किया, ब्रिज अगर ब्रिज यूज करके ये 12 होस्ट को 3-3 में डिवाइड कर दिया, तो इसका कोलिजन डोमेन ये है, इसका ये है, इसका ये है, और इसका ये। यू कैन सी हियर द कोलिजन डोमेन ऑफ दिस इज ऑलमोस्ट 11 पीसेस। अभी यहाँ पे एक से ये मतलब 11 से 3 पे आ गया, 2 पे आ गया, ये है ना। तो कोलिजन डोमेन जो है कम हो जाएगा। नाउ इन केस इफ यू यूज अ स्विच, अब स्विच में क्या हो रहा है कि हर होस्ट डायरेक्टली स्विच से कनेक्टेड है, ठीक है ना। तो ये इसका कोलिजन डोमेन की कोई डेटा अगर इसके पास आ रहा है तो कोलाइड होगा, मगर ये डेटा जाने वाला किसी और को जाएगा, चला जाएगा, ठीक है ना। तो ब्रिज यूज करने से क्या होता है कि हमारा कोलिजन डोमेन कम हो जाता है, ठीक है, रिलायबिलिटी और बढ़ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट इज फास्ट इथरनेट, ठीक है ना। हमने अभी जो स्टडी किया वो स्टैंडर्ड इथरनेट था, ठीक है। उसकी स्पीड जो हमने देखा कि 10 Mbps मिलती है। ये फास्ट इथरनेट है, इसकी स्पीड 100 Mbps है, ठीक है, ऑलमोस्ट 10 गुना ज्यादा। तो इसके अंदर मेन एम ये था कि हमको अपग्रेड करना है हमारे इथरनेट को अप टू 100 Mbps की स्पीड पर, और इसको कॉम्पेटेबल बनाना है स्टैंडर्ड इथरनेट के साथ, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि वो स्टैंडर्ड खत्म हो गया, ऐसा नहीं, हम उसको कॉम्पेटेबल बनाना है ताकि पहले के साथ वो मैच होता रहे। और
एड्रेस जो है 48 बिट का एड्रेस ही रखना है हमें, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि स्टैंडर्ड इथरनेट में अलग एड्रेस है, यहाँ भी 48 बिट का जो एड्रेस जो स्कीम यूज कर रहे थे वही स्कीम यूज होगी, और फ्रेम का फॉर्मेट भी सेम रहेगा। अब इसमें देखो 3 टाइप की इंप्लीमेंटेशन है। सबसे पहला 100 बेस TX, जिसमें अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर और शील्डेड ट्विस्टेड पेयर दोनों यूज किए जाते हैं। और 100 बेस FX, ये फाइबर ऑप्टिक इसमें यूज किया जाता है। 100 बेस T4 अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर ही यूज किया जाता है। और ये सब की लेंथ है, कितनी दूरी तक हम कनेक्ट कर सकते हैं। एज यू कैन सी, इसकी लेंथ 100 मीटर्स की है, इसकी 185 की, मतलब रेंज बोलेंगे, मतलब दो होस्ट को कनेक्ट करेंगे तो कितनी दूरी, मैक्सिमम कितनी दूरी पे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस वाज फास्ट इथरनेट। देन इसके अलावा गीगाबिट इथरनेट। देखो मैं फ्रेम फॉर्मेट अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूं, क्योंकि सबका फ्रेम फॉर्मेट सेम ही है, एड्रेसिंग भी सबकी सेम है, खाली अलग क्या है, स्पीड अलग हो जा रही है। इसके बाद गीगाबिट इथरनेट है। गीगाबिट में स्पीड इज 1 गीगाबिट्स पर सेकंड, ठीक है ना। तो इसके अंदर क्या चीज थी भाई, इसको हमको अपग्रेड करना है, डेटा रेट ये चाहिए हमें। पहले हम इसके पहले 100 Mbps था, उसके पहले 10 MB की स्पीड थी, अभी हमको 1 Gbps की स्पीड चाहिए। इसको कॉम्पेटिबल करना है, गीगाबिट इथरनेट को कॉम्पेटिबल करना है स्टैंडर्ड और फास्ट इथरनेट के साथ, ठीक है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई ये स्टैंडर्ड वाला फास्ट इथरनेट से कम्युनिकेट नहीं करे, फास्ट वाला गीगाबिट से, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। और ये भी सेम एड्रेस स्कीम वही 48 बिट की यूज करना है, फ्रेम का फॉर्मेट भी सेम यूज करना है, ठीक है ना। और एक चीज यहाँ पर जो है ना, फ्रेम की लेंथ क्या होनी चाहिए, तो मैं आपको ये बताया नहीं, खैर जरूरत नहीं थी मुझे। फ्रेम का जो साइज होती है ना, फ्रेम की साइज ये फिक्स है कि भाई कम से कम इतनी होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा इतनी होना चाहिए, हर स्टैंडर्ड में वो फिक्स रहेगा कि इससे कम नहीं होना चाहिए फ्रेम और इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ज्यादा होगी तो दो फ्रेम बनाना पड़ेगा हमको, ठीक है। एंड देन नंबर 6 इज सपोर्ट ऑटो नेगोशिएशन। व्हाट इज मीनिंग ऑफ ऑटो नेगोशिएशन का मतलब ये है कि अगर कोई होस्ट दूसरे होस्ट से कम्युनिकेट कर रहा है, तो अगर वो स्टैंडर्ड वाला है या फास्ट इथरनेट है, कैसा भी वो अपने मतलब अपने आप उसको कंपेटिबल कर ले अपने आप, ठीक है ना। आसानी से निगोशिएट कर ले, इसलिए कि एक की स्पीड गीगाबिट्स की होगी, दूसरे की MBPS की होगी, तो वो आपस में जो है कम्युनिकेट करके एक स्पीड जो है उस स्पीड पर आ जाए, ठीक है ना। तो इसको कंपेटेबल करने के लिए ऑटो नेगोशिएशन होता है। अब इसके अंदर देखो 4 तरह के इंप्लीमेंटेशन है, 1000 बेस SX, 1000 बेस LX, 1000 बेस CX और 1000 बेस T4। तो ये पहले दो है फाइबर ऑप्टिक के वाले हैं, और दूसरा STP और UDP है, शील्डेड ट्विस्टेड पेयर और अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर। इसकी रेंज 550 मीटर्स की है, इसकी 5000 मीटर्स है, मतलब 5 किलोमीटर की रेंज है, और ये 25 मीटर और ये 100 मीटर्स, ठीक है। देन फाइनली 10 गीगाबिट इथरनेट। ये 10 गीगाबिट इथरनेट है, ठीक है ना। ये सिर्फ टेबल देख लेते हैं हम लोग। अब देखो 10 गीगाबिट का मतलब ये मतलब इसकी स्पीड जो और 10 गुना ज्यादा इथरनेट की, वो 1 Gbps था, और ये 10 गीगाबिट पर सेकेंड की स्पीड से, ठीक है ना। यू कैन इमेजिन 10 into 10⁹ बिट्स पर सेकेंड, इतनी सारी स्पीड इसकी स्पीड है ना। 1 GB की नहीं है, 10 Gbps की स्पीड है, ठीक है ना। ये वायर्ड इथरनेट के अंदर ये वाली, तो ये सब के सब फाइबर ऑप्टिक ही यूज कर रहे हो। यू कैन सी दिस फाइबर ऑप्टिक, सब फाइबर ऑप्टिक वाले ही है, ठीक है ना। इसलिए कि अगर आपको याद होगा, हम जब ये मीडियम स्टडी कर रहे थे, है ना, फिजिकल मीडियम स्टडी कर रहे थे, तो उसके अंदर हमने ये देखा कि फाइबर ऑप्टिक जो है इसकी काफी मतलब कैपेसिटी जबरदस्त, ट्रेमेंडस कैपेसिटी है इसकी, जबरदस्त कैपेसिटी है, ठीक है ना। अब देखो इसकी लेंथ का कितना लंबा कनेक्ट कर, ये 300 मीटर, कम से कम 300 मीटर तो कनेक्ट कर सकते हैं, मतलब है ना। यहाँ पर इससे कम भी कर सकते हैं, मतलब ये जो सबसे लो स्टैंडर्ड वाला है वो भी 300 मीटर प्रोवाइड करता है ना, मतलब ऑलमोस्ट क्वार्टर ऑफ अ किलोमीटर, है ना। और ये 10 किलोमीटर इसकी रेंज, इतना लंबा वायर कनेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे 40 किलोमीटर, अब ये 40 किलोमीटर वाला तो लैंड रहेगा ही नहीं, बल्कि तो बड़ा, और 40 किलोमीटर इज टू वेरी वास्ट डिस्टेंस, बहुत जबरदस्त डिस्टेंस हो जाएगा ये, है ना, 40 किलोमीटर। और ये जो है इवन दिस गिव्स रेंज ऑफ 300 to 10 किलोमीटर्स, ठीक है। सो दिस आर दी वेरियस इथरनेट स्टैंडर्ड्स। तो हमने आज जो स्टार्ट किए थे, यहाँ से हमको बताया था मैंने, यहाँ से स्टार्ट किए थे ना, 4 जनरेशन हमने स्टडी किए, देखो है ना। ये मैंने आपको चारों के चारों बता दिया आज, है ना। तो ये स्टैंडर्ड इथरनेट, ठीक है, इसका रेंज, इसके फ्रेम फॉर्मेट तो सबका सेम है, एड्रेसिंग भी सेम है, ठीक है ना। यहाँ की स्पीड में देखो, सिर्फ स्पीड में ज्यादा मेन जो डिफरेंस इज इन द स्पीड,
ठीक है। सो फ्रॉम 10 Mbps टू 10 Gbps 1000 टाइम्स ऑलमोस्ट ये स्पीड बढ़ जाती है। सो दिस वाज रिगार्डिंग द वायर्ड लेंस। ये जो हमने स्टडी किया ना, इसे वायर्ड लेंस स्टडी की है। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है ये वायरलेस लेंस स्टडी करेंगे। तो ठीक है, आज यहाँ पे स्टॉप करते हैं हम लोग। ओके।